स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम वी वाज डूइंग न्यूमेरिकल्स. ओके, आज भी हम न्यूमेरिकल्स को ही कंटिन्यू करेंगे. आज पूरा लेक्चर न्यूमेरिकल्स पे ही होगा. न्यूमेरिकल नंबर 5, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसके न्यूमेरिकल्स में आज और करवा रहा हूँ. 3.00 मोल ऑफ PCl5 kept in 1 liter closed reaction vessel was allowed to attain equilibrium at 380 Kelvin. Calculate the composition of mixture at equilibrium if Kc for this is 1.80. मतलब आपने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में आपने स्टार्टिंग में क्या किया, PCl5 के मॉलिक्यूल्स ले लिए. ओके, प्योर PCl5 के 3 मोल्स लिए आपने. 3 मोल में जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो उतने इसमें आएंगे, है ना. तो जो PCl5 है वो डिसोसिएट होगा. यू नो दैट PCl5 डिसोसिएट होकर PCl3 और Cl2 बनाता है. तो उसकी डिसोसिएशन होने की वजह से क्या होगा, PCl5 डिसोसिएट होकर थोड़े बहुत क्या करेगा, PCl3 के मॉलिक्यूल बनाएगा और बाकी Cl2 के मॉलिक्यूल बनाएगा. उसके बाद एक ऐसी कंसंट्रेशन पे अचीव कर जाएगा ये जिसपे आ जाएगा इक्विलिब्रियम. ओके, तो वो जो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन होगी तीनों की वो निकालनी है आपने. कॉम्पोजिशन पूछा ना उन्होंने मिक्सचर की इक्विलिब्रियम पे, और ये जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने वाला है 380 केल्विन पे, उस इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1.80 दी हुई है. ओके, तो चलो अब शुरू करते हैं. देखो PCl5 जब डिसोसिएट होता है इट इज गोइंग टू गिव PCl3 एंड Cl2, और ये आपस में इक्विलिब्रियम स्टेट में अचीव कर लेते हैं. ओके, क्लियर. उस टाइम कंसंट्रेशंस क्या होगी, Kc इक्वल टू 1.8 लेके आने के लिए वही तो हमने फाइंड आउट करना है. इनिशियली आपने कितना PCl5 लिया, 3 मोल. एट इक्विलिब्रियम हम ये मान के चलेंगे कि 3 में से x नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट हो जाएंगे PCl5 के. अगर PCl5 के x नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट होंगे तो कितना PCl3 बनेगा, x मोल, और कितना Cl2 बनेगा, ये भी x मोल. ओके, तो इट मींस इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन क्या होगी आपके पास इस वेसल में, PCl5 की ये कंसंट्रेशन है, क्योंकि वॉल्यूम तो तीनों के लिए फिक्स है इसलिए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम भी होता है ना कंसंट्रेशन में. तो वॉल्यूम हम ये मान के चल रहे हैं कि 1 लीटर है. मान के क्या चल रहे हैं, इवन गिवन ही है, क्योंकि हमने कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट करनी होती है. ये तो नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू है, तो कंसंट्रेशन की वैल्यू कैसे निकलती है, यू नो दैट मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम. ओके, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 1 लीटर है, तो सभी के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं एट इक्विलिब्रियम इन दिस कंटेनर, वो गिवन है. इसको डिवाइड कर दिया 1 से, उसकी वजह से कंसंट्रेशन भी यही बन जाएगी. तो मोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कितनी है वो आपको पता लग गया एक्स की टर्म में, और यही एक्स तो हमने फाइंड आउट करना है. ओके, और इन मोलर कंसंट्रेशंस को इस इक्विलिब्रियम के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन निकलेगा, ये रहा उसका एक्सप्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का. ओके, इसमें आपने वैल्यूज पुट कर देनी है सभी की मोलर कंसंट्रेशंस की एट इक्विलिब्रियम. एक्स की टर्म में वैल्यू पुट करोगे, केसी की वैल्यू गिवन है कितनी है 1.80, तो 1.80 वैल्यू पुट करो यहाँ पे. PCl3 एट इक्विलिब्रियम कितना है x, Cl2 एट इक्विलिब्रियम कितना है, ये भी x, और PCl5 एट इक्विलिब्रियम कितना है 3 - x. इन तीनों की वैल्यू आपने पुट कर दी इन दिस रिएक्शन. ओके, इन दिस एक्सप्रेशन. तो यहाँ पे x, यहाँ भी x, और यहाँ पे 3 - x, ये पुट कर दिया आपने, x इंटू एक्स बाय 3 - x. तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, केसी का एक्सप्रेशन आ गया. तो केसी के एक्सप्रेशन में के लिए आपने जो वैल्यू पुट करी तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी ये वाली. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर लो. आपको आता ही है ना, मैथमेटिक्स में करते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व. एक्स के लिए इसको सॉल्व करेंगे. ओके, तो क्या बन जाएगा, अगर किसी का मैथमेटिक्स वीक है तो मैं करके देता हूँ. अगर आपके पास ये वाला इक्वेशन होती है ना मैथमेटिक्स में, ओके, अगर ये इक्वेशन हो तो इसके लिए एक्स का आंसर क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac बाय 2a. ये आंसर होता है एक्स का. ओके, मतलब आंसर दो होते हैं एक्स के. एक होता है x इक्वल टू -b प्लस अंडर रूट b² - 4ac बाय 2a, और दूसरी वैल्यू होती है x इक्वल टू -b माइनस अंडर रूट b² - 4ac बाय 2a. ये दो वैल्यूज होती हैं. ओके, तो सिमिलरली x के लिए
हमने इस इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये बना दिया। ओके, ये ऐसी है, इसमें a की वैल्यू इक्वल टू 1 है, b की वैल्यू अगर इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करें तो b की वैल्यू 1.80 है, c की वैल्यू -5.4 है। अब आप बोलोगे माइनस कहाँ से आ गया? माइनस इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे प्लस c होता है ना, तो हमने क्या किया, इस पूरे को ही पूरा c मानना पड़ेगा। ओके, तो आपने ये वैल्यू abc की वैल्यू निकाल ली आपने, उसको यहाँ पे पुट कर दिया, उसको सॉल्व करके x की वैल्यू क्या आई 1.589। एक नेगेटिव वैल्यू भी आनी थी, जब ये दोनों नेगेटिव में होने ना तो नेगेटिव वैल्यू भी आएगी, उस नेगेटिव वैल्यू को नेग्लेक्ट करना है क्योंकि x कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। ओके, क्लियर? तो x की वैल्यू ये आ गई आपके पास, अब x की वैल्यू पुट कर दो, क्या बनेगा 3 माइनस एक्स, x कितना है 1.59, तो कितना बना 1.41, और ये दोनों की कंसंट्रेशन कितनी होगी एक्स एक्स ना, तो x कितना है 1.41, सॉरी 1.59, तो PCl3 की कंसंट्रेशन कितनी है 1.59 और Cl2 की कंसंट्रेशन कितनी है 1.59। ओके, तो इट मींस कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम कितनी है वो निकाल लिया आपने। इक्विलिब्रियम पे PCl5 की कंसंट्रेशन कितनी होगी 1.41, PCl3 की कंसंट्रेशन कितनी होनी है x, x कितना आ गया आपके पास 1.59, और Cl2 की कंसंट्रेशन कितनी होनी है 1.59, बस यही निकालना था। So at equilibrium, concentration of PCl5 is 1.41 and concentration of PCl3 equal to concentration of Cl2 which is equal to 1.59. That's it. Okay. तो ये आपका न्यूमेरिकल ये वाला हो गया। तो ऐसे करते हैं क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन इज 13.8 ग्राम of N2O4 was placed in 1 liter vessel at 400 Kelvin and allowed to attain equilibrium this। इस equilibrium को attain होने का हमने वेट किया। The total pressure at equilibrium was found to be 9.15 bar। जब कंटेनर में equilibrium attain हो गया, N2O4 ने डिसोसिएट होकर कुछ एक NO2 भी बनाया होगा, तो ये जो मिक्सचर है इसमें क्या होगा, इसमें N2O4 भी होगा और NO2 भी होगा, दोनों का मिक्सचर होगा ये। ओके, जब इसमें इक्विलिब्रियम अटेन हो गया उस टाइम क्या हुआ, इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद जो टोटल कंपोजिशन है उसने कितना प्रेशर बिल्ड किया हो इसके अंदर 9.15 बार। ओके, क्लियर? इस पूरे वेसल का प्रेशर कितना है 9.15 बार। उसमें से कुछ प्रेशर N2O4 के कारण होगा, कुछ प्रेशर NO2 के कारण होगा। क्यों? क्योंकि दोनों गैसेस स्टेट में बन रहे हैं ना, देखो दोनों गैसेस स्टेट में है। स्टार्टिंग आपने प्योर N2O4 से करी है, बट आपको पता है जैसे जैसे रिएक्शन बीतेगा थोड़ा बहुत NO2 भी बनेगा, और उसके बाद एक स्टेट आएगी जब कंसंट्रेशन चेंज करना बंद कर देगी। ठीक है, जितना N2O4 होगा और जितना NO2 होगा वही रहेगा। ओके, तो उस स्टेट पे जब इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है उस टाइम जो टोटल प्रेशर आ रहा है वो कितना आ रहा है 9.15 बार। कैलकुलेट Kc, Kp एंड पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। ओके, तो इसके केस में हमने क्या माना, ये इक्विलिब्रियम है। ओके, और आपको दिख रहा है कि शुरू में N2O4 की कंसंट्रेशन नहीं, वेट दिया हुआ है हमें, बट Kp अगर निकालना हो उसके लिए तो प्रेशर चाहिए आपको। शुरू में N2O4 का प्रेशर कितना है और इक्विलिब्रियम पे चाहिए ना, Kp निकालने के लिए तो इक्विलिब्रियम प्रेशर लगेगा। सबसे पहले अगर इस एक्सप्रेशन के लिए मैं Kp का एक्सप्रेशन देखूं, इस इक्विलिब्रियम के लिए Kp का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, Kp विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ NO2 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ N2O4। ओके, यही बनेगा ना एक्सप्रेशन इस इक्विलिब्रियम के लिए Kp का। तो आपको प्रेशर ऑफ NO2 चाहिए, और PNO2 का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ NO2, और PN2O4 का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ N2O4। ओके, क्लियर? तो आपने ये दोनों निकालने हैं, बस निकाल लेते हैं। 13 पॉइंट, अब आपको सबसे पहले स्टार्टिंग आपने कहां से करी है N2O4 के 13.8 ग्राम से। हम ये निकाल लें कि 13.8 ग्राम ऑफ N2O4 कितना प्रेशर एक्सर्ट करता इनिशियली, क्योंकि इनिशियल प्रेशर पता होगा तभी आप इक्विलिब्रियम प्रेशर निकाल पाओगे। तो आपके पास 13.8 ग्राम ऑफ N2O4 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं 13.84 में, वो निकाल लेंगे गिवन मास बाय मोलर मास, कितना आ गया 0.15 मोल। मतलब आपने N2O4 के कितने नंबर ऑफ मोल्स ले रखे हैं 0.15 मोल। नंबर ऑफ मोल्स पता है आपको, वेसल का वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर पता है। ओके, क्लियर? तो प्रेशर ड्यू टू N2O4 क्या होगा इनिशियली वो निकाल लेंगे, क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है।
एन आपको पता है, आर पता है, टी पता है, वी पता है, तो पी निकल जाएगा। और जो भी पी निकलेगा वो क्या होगा, इनिशियल प्रेशर ऑफ N2O4, क्योंकि इनिशियली तो कंटेनर में आपने सिर्फ N2O4 ही ली थी ना, तो प्रेशर कितना आ गया आपके पास 4.98 बार। दिस विल बी द इनिशियल प्रेशर ऑफ N2O4 विच इज प्रेजेंट इन दी कंटेनर, जब अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी। तो इनिशियल प्रेशर कितना है N2O4 का, 4.98 बार। उसके बाद क्या हुआ, रिएक्शन चालू हुई, रिएक्शन चालू हुई तो क्या हुआ, उसके बाद N2O4 की अमाउंट कम हुई और NO2 की अमाउंट बढ़ी। ठीक है, हम मानते हैं कि N2O4 की इतनी अमाउंट कम हुई जिसकी वजह से प्रेशर P एक्सर्ट होना था। तो इट मींस एट इक्विलिब्रियम 4.98 बार में से माइनस P प्रेशर जो है इसका कम हो चुका है। इक्विलिब्रियम पे जो इसके कारण प्रेशर है वो कितना है, 4.98 माइनस P, और उसकी वजह से कितने NO2 बने होंगे, डबल। तो वो डबल NO2 कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, 2P। तो इट मींस इक्विलिब्रियम पे N2O4 का प्रेशर कितना है, 4.98 माइनस P, और NO2 के कारण प्रेशर कितना है, 2P। ठीक है, और आपके पास टोटल प्रेशर कितना है मिक्सचर का, इन दोनों का जो मिक्सचर बना है उसका टोटल प्रेशर कितना है वो हमें गिवन है 9.15 बार। क्यों गिवन है, इनडायरेक्टली पी निकालने के लिए गिवन है कि आप इससे पी निकाल लेना, क्योंकि टोटल प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ऑफ N2O4 प्लस प्रेशर ऑफ NO2, इन दोनों का जो सम है, ये क्या प्रेशर ऑफ N2O4 है, ये क्या है प्रेशर ऑफ NO2, इन दोनों का जो सम है दैट इज इक्वल टू 9.15 बार। ये 9.15 बार के इक्वल है ना टोटल प्रेशर। तो यहाँ से P के लिए सॉल्व करो इस इक्वेशन को, P की वैल्यू कितनी आ गई, 4.17 बार। तो P की वैल्यू पुट करो तो आपके पास प्रेशर N2O4 एट इक्विलिब्रियम कितना आएगा, 4.98 माइनस 4.17, दिस कम्स आउट टू बी 0.81 बार। और प्रेशर ऑफ NO2 एट इक्विलिब्रियम कितना आएगा, 8.34 बार। ओके, वो निकाल लिया आपने। उसके बाद Kp निकालना है, Kp निकालना तो कोई मुश्किल बात है ही नहीं। वो कैसे, Kp कैसे निकलेगा, Kp के लिए एक्सप्रेशन क्या है, PNO2 रेस्ट पावर 2 डिवाइडेड बाय PN2O4। ओके, PNO2 कितना है, प्रेशर ऑफ NO2 एट इक्विलिब्रियम दैट इज 8.34, इसकी पावर 2 भी होनी है, डिवाइडेड बाय N2O4 कितना है 0.81। ओके बार। तो आपने वैल्यू पुट करी, Kp की वैल्यू कितनी आ गई, पुट करने के बाद बनेगी Kp की वैल्यू 85.87। ओके, उसके बाद आपने Kc भी निकालना है। Kc कैसे निकलेगा, क्या रिलेशन है, इस इक्वेशन के लिए क्या बनेगा, Kp और Kc में रिलेशन, Kp और Kc का रिलेशन क्या था, Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज़्ड टू पावर डेल्टा n। डेल्टा n क्या होता है, नंबर ऑफ गैसेस मोल इन द प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसेस मोल इन द रिएक्टेंट। तो नंबर ऑफ गैसेस मोल इन द प्रोडक्ट कितने हैं, 2, और नंबर ऑफ गैसेस मोल इन द रिएक्टेंट कितने हैं, 1। तो डेल्टा n की वैल्यू क्या है, 1। तो बस आपके पास Kp की वैल्यू क्या आ जाएगी, Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज़्ड टू पावर 1। Kc की वैल्यू आपके पास है, R की वैल्यू आपने पुट कर लेनी है 0.083। ओके, T की वैल्यू टेम्परेचर भी गिवन है कितना, 400 केल्विन। Kp की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से नहीं, Kp की वैल्यू है, Kc की वैल्यू निकालनी है, Kc की वैल्यू निकाल लो इसके लिए इस इक्वेशन से, बस निकल गई। Kc की वैल्यू कितनी है 2.6 और Kp की वैल्यू कितनी है 85.87। दैट्स इट, ऐसे सिंपल करके निकल आनी थी। तो ये भी क्वेश्चन इजी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। अब ऐसा भी क्वेश्चन हम पहले कर ही चुके हैं वैसे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, AB2 dissociate as AB2 gases give AB plus B gas. Okay. If initial pressure is 500 mmHg, शुरू में जो AB2 के कारण प्रेशर है वो कितना है 500 mmHg, and the total pressure at equilibrium is 700 mmHg. इक्विलिब्रियम पे इक्विलिब्रियम पे प्रेशर कितना है 700 mm। जो मिक्सचर बनेगा आपके पास इक्विलिब्रियम पे इन तीनों का, उसका प्रेशर कितना है टोटल 700 mm। कैलकुलेट Kp फॉर द रिएक्शन। ये भी सिंपल डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन है ये वाला, जैसा क्वेश्चन नंबर 6 की है, तो सेम ही है। तो इसको नहीं मैं करवाऊंगा, सेम मेथड से होगा जैसे पीछे क्वेश्चन में किया ना आपने, उसी मेथड से हो जाएगा। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कुछ नया मिलेगा आपको, इसलिए अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ओके, एंड दिस इज द लास्ट न्यूमेरिकल व्हिच आई एम सॉल्विंग फॉर दिस टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 8, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 at a certain temperature and atmospheric pressure is 0.2। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, अभी मैं इसकी बात करूंगा। PCl5 के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ 0.2। कैलकुलेट द प्रेशर एट विच इट विल बी दी
50% डिसोसिएटेड एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, किस प्रेशर पे ये 50% डिसोसिएट होगा? अभी अभी सबसे पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब समझो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है कि अगर आप PCl5 का 1 मोल लो तो उस टाइम उसके कितने मोल्स डिसोसिएट होंगे। यहाँ पे 0.2 होने का मतलब क्या है कि 0.2 मोल। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड पर मोल ऑफ अ सब्सटेंस टेकन इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। कितने नंबर ऑफ मोल्स लिए थे और उनमें से डिसोसिएट कितने हुए। ठीक है, डिसोसिएट जितने हुए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और PCl5 के लिए ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.2 दिया हुआ है, मतलब 1 मोल लोगे PCl5 का तो 0.2 डिसोसिएट हो जाएंगे। बट वो चाहते हैं कि 0.2 ना डिसोसिएट हो, 50% डिसोसिएट हो। 50% डिसोसिएट होने का मतलब क्या है? 0.5 हो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू 0.5 करना चाहते हो आप। ओके, बट इनिशियली कितनी है? 0.2। ठीक है, तो बताओ जी किस प्रेशर पे वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू 0.5 हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि आपके पास ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.2 दिया हुआ है, इसको यूज करके Kp की वैल्यू क्या आती है? Kp बोलो या Kc की वैल्यू क्या आती है? हालांकि ये गैसेस स्टेट में है तो हम Kp ही चलाएंगे ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि इस रिएक्शन के लिए Kp की वैल्यू क्या आती है फॉर 0.2। ओके, क्योंकि आपने टेम्परेचर तो चेंज करना नहीं है। ठीक है, तो टेम्परेचर अगर चेंज नहीं करना तो Kp की वैल्यू तो वही रहेगी, सेम रहेगी। जब आपने 0.5 करना होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो टेम्परेचर तो चेंज आप कर नहीं रहे। ठीक है, तो Kp की वैल्यू फिर हम वही यूज करेंगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट कि किस प्रेशर पे Kp की वैल्यू, जो अल्फा की वैल्यू है, अल्फा क्या क्या डेजिग्नेट करता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसको बोलते हैं? अल्फा को बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले अभी सब कुछ भूल जाओ, अभी दिमाग में से निकाल दो। मतलब सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने PCl5 की जो डिसोसिएशन होती है इसके लिए Kp की वैल्यू क्या है वो फाइंड आउट करनी है। दैट्स इट। ओके, तो चलो अब करते हैं। अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर PCl5। तो अब हम मानेंगे इनिशियली अगर आप 1 मोल लोगे PCl5 का तो PCl3 और Cl2 कितना होगा? 0 0। ओके, कंसंट्रेशन पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो शुरू में आप इनिशियल कंसंट्रेशन 1 लेके चल पड़ो ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के अकॉर्डिंग, उसमें वैल्यू पुट करना इजी रहेगी। ठीक है, तो 1 मोल लोगे तो PCl3 0, Cl2 0। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? PCl5 में से अल्फा जो है, अल्फा नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट हो जाएंगे, 1 में से अल्फा डिसोसिएट हो जाएंगे क्योंकि रिएक्शन होगा तो थोड़ा बहुत PCl3 और Cl2 भी बनेगा ना। PCl3 कितना बनेगा? अल्फा। और Cl2 कितना बनेगा? अल्फा। ओके, क्लियर? तो ये आ जाएगी कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। ओके, बट आपने Kp से रिलेट करना है। क्यों? क्योंकि घूम घुमा के प्रेशर पे जाना है तो आपको प्रेशर के लिए Kp में ही आना पड़ेगा, तो Kc निकालने का कोई बेनिफिट नहीं निकलेगा खास। ओके, हालांकि आप Kc अगर निकाल लोगे तो Kc की हेल्प से भी आप Kp निकाल सकते हो। ओके, उसकी हेल्प से भी Kp निकल सकता है, बट हम क्या करेंगे, जरूरी है हमने कॉम्प्लिकेट करना है, हम ऐसे चला देते हैं। ओके, और अगर आप कहते हो कि मैं Kp में जाके आऊं, Kp से Kc में आऊं, तो इसमें Kp से Kc में आ सकते हैं। वेट अ मिनट, बस एक मिनट रुको। Kp से Kc में आने में अगर मान लो Kc की हेल्प से हमने Kp निकालना हो तो मैं वो देख रहा हूँ, वो निकाल सकते हैं। देखो Kp की हेल्प से अगर आप Kc में आना चाहते हो, सॉरी Kc की हेल्प से अगर आप Kp में आना चाहते हो तब आपको एक्सप्रेशन लगाना पड़ेगा ये वाला। ओके, इसमें टेम्परेचर भी पुट करना पड़ता है। टेम्परेचर यहाँ पे गिवन नहीं है, सर्टेन टेम्परेचर लिखा हुआ है, तो ये वाला मेथड फेल हो गया। ये हम इस मेथड से Kp में नहीं आ सकते, तो हमें Kp से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, डायरेक्टली Kp से ही करना पड़ेगा। ओके, तो हमें डायरेक्ट Kp ही निकालना है, Kc से Kp नहीं निकाल सकेंगे। चाहिए हमें Kp है, क्यों? क्योंकि प्रेशर इन्वॉल्व हुए ना, प्रेशर ही निकालना है आपने, तो प्रेशर जब इन्वॉल्व हो जाए तो Kp की टर्म में आना होता है। तो देखो, अब हमने मान लिया कि जब ये वाला इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा जिसमें 1 माइनस अल्फा मोल ऑफ PCl5 बचेंगे, PCl3 के अल्फा मोल्स बन चुके होंगे, Cl2 के अल्फा मोल्स बन चुके होंगे, तो उस इक्विलिब्रियम के ऊपर हम ये मानेंगे कि जो मिक्सचर बनेगा इन तीनों का, उस उसका प्रेशर हमने मान लिया P। ठीक है,
If P is the total pressure at equilibrium, then the partial pressure at pressures will be partial pressure of PCl5, partial pressure of PCl3 और partial pressure of Cl2 क्या आएगा? अगर P आपका टोटल प्रेशर हो, पार्शियल प्रेशर कैसे निकलता था? ग्राम लॉ लगाओ, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर हमने मान लिया कितना है P, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कितना आएगा? अगर मान लो PCl5 PCl3 का आपने पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो PCl3 का पार्शियल प्रेशर कैसे निकलेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर तो P माना, मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl3 कितने हैं? अल्फा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल कितने होते हैं? दिस प्लस दिस प्लस दिस, वो कितना बन रहा है? 1 प्लस अल्फा। इसको प्लस इसको प्लस इसको करो ना, दिस प्लस दिस प्लस दिस, कितना बनेगा? 1 प्लस अल्फा। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स है 1 प्लस अल्फा, PCl3 के मोल्स कितने हैं? अल्फा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 क्या बनेगी? अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3, और मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 इनटू टोटल प्रेशर विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3। तो दिस इनटू टोटल प्रेशर कितना है? P। ये आपके पास आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। ओके, सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 क्या बनेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 इनटू P। मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 कैसे आएगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्फा Cl2 एट इक्विलिब्रियम कितनी है? अल्फा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 प्लस अल्फा। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 कैसे आएगा? एट इक्विलिब्रियम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स which is the mole fraction। इस रेशियो से आएगा मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय द टोटल प्रेशर, दैट इज P। उससे क्या आ रहा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। तो आपके पास तीनों का पार्शियल प्रेशर आ गए इन टर्म ऑफ P एट इक्विलिब्रियम। Kp की वैल्यू निकालनी है आपने ना इन टर्म ऑफ P, तो Kp की वैल्यू क्या आ जाएगी? Kp कम्स आउट टू बी, इस एक्सप्रेशन के लिए Kp कैसे बनना था? प्रोडक्ट ये रहे, उनका कोफिशिएंट 1 है, डिवाइड बाय रिएक्टेंट। तो तीनों के पार्शियल प्रेशर को पुट कर दो आपने। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 की वैल्यू ये रही, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl2 की वैल्यू ये रही, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 की वैल्यू ये रही। तीनों की वैल्यू पुट कर दी आपने, ठीक है। कटिंग वटिंग होगी इसमें, वो पक्का ही है। जैसे 1 माइनस अल्फा, 1 प्लस अल्फा से 1 प्लस अल्फा कट गया, एक P और एक P कट गया, बचा क्या? अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। अब आप बोलोगे 1 माइनस अल्फा स्क्वायर कैसे बना? नीचे देखो 1 माइनस अल्फा और एक ऊपर 1 प्लस अल्फा नीचे आ जाएगा। 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा, इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगी है यहाँ पे। तो आपके पास Kp की वैल्यू क्या आ गई? अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू P, ये आ गई। तो इसको अल्फा के लिए सॉल्व करना है। सॉरी, अल्फा की वैल्यू तो आपको पता ही है। सॉरी, वेट 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 वेट, अल्फा की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितनी है? अल्फा की वैल्यू है 0.2, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना अल्फा, उसकी वैल्यू 0.2 तो गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे प्रेशर भी गिवन है। क्या प्रेशर? एटमोस्फेरिक प्रेशर। उन्होंने क्या बोला था? एटमोस्फेरिक प्रेशर। कितना था एटमोस्फेरिक प्रेशर? मतलब टोटल प्रेशर कितना था मिक्सचर का? 1 एटमोस्फेयर। तो P इज गिवन 1 एटमोस्फेयर, और अल्फा कितना है? 0.2। बस वैल्यू पुट कर दो, वहां से Kp की वैल्यू कितनी आ गई? 0.0417 विल बी द वैल्यू ऑफ Kp। बट अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ। उन्होंने पूछा क्या है? उन्होंने बोला कि देखो, आगे हम पढ़ेंगे कि प्रेशर चेंज करने से, जैसे मान लो इस कंटेनर का प्रेशर जो है, इस कंटेनर के अंदर जो गैसेज हैं उसका प्रेशर मान लिया आपने 1 एटमोस्फेयर है। उस टाइम जो Kp, उस टाइम जो इक्विलिब्रियम है, उसने अल्फा कितना रखा हुआ है? 0.2 एटमोस्फेयर। ये वाला जो इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है ना, इसके लिए अल्फा कितना आ रहा है? 0.2 एटमोस्फेयर। बट अगर इसके अंदर का जो प्रेशर है वो रिड्यूस कर दिया जाए, रिड्यूस मतलब मान लो आपने कंटेनर बड़ा कर दिया, तब क्या होगा? तब इक्विलिब्रियम आएगा वैसा ही जिसके लिए Kp की वैल्यू यही रहेगी, बट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेंज हो जाएगा। इक्विलिब्रियम की थोड़ी बहुत शिफ्टिंग तो होती है ना। शिफ्टिंग ऐसे होती है कि Kp की वैल्यू यही रहेगी, ये नहीं चेंज होगी। शिफ्टिंग बट होगी, कंसंट्रेशन में चेंज आएगा थोड़ा बहुत। जैसे मान लो PCl5 थोड़ा कम डिसोसिएट कर रहा है, वो थोड़ा ज्यादा डिसोसिएट करना शुरू कर जाएगा। अगर उसके लिए अल्फा की वैल्यू 0.2 है, तो अगर आप प्रेशर रिड्यूस कर लो तो हो सकता है अल्फा की वैल्यू 0.5 आ जाए। और वही आपने निकालना है कि किस प्रेशर पे अल्फा की वैल्यू 0.5 आएगी, वही आप कैलकुलेट करने वाले हो। कैलकुलेट द प्रेशर एट विच इट विल बी हाफ डिसोसिएटेड एट द सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर बोलने का मतलब क्या है कि Kp की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। तो Kp की वैल्यू आप निकाल लो, उसी के लिए ये सारा हमने तामझाम किया है। तो उसके लिए Kp की वैल्यू आपने कितनी निकाली? 0.0417।
अब आपने ये निकालना है कि किस प्रेशर पे डिसोसिएशन विल बी 50%, मतलब अल्फा इक्वल टू 0.5 किस प्रेशर पे होगा। हम मान लेते हैं कि वो प्रेशर पी डैश है, तो यही एक्सप्रेशन बनना था ना केपी के लिए, अल्फा और पी की टर्म में। अब इस एक्सप्रेशन में अल्फा की वैल्यू 0.5 पुट कर दो, जो पी है उसकी वैल्यू पी डैश पुट कर दो, और इसको हमने निकालना है पी डैश। और केपी की वैल्यू आप निकाल चुके हो कितनी, 0.0417। ठीक है, केपी की वैल्यू यही क्यों चलाई हमने, एज टेम्परेचर कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट तो केपी की वैल्यू चेंज नहीं होती, चाहे इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो तो भी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो आपने इसी एक्सप्रेशन में अब अल्फा इक्वल टू 0.5 पुट कर दिया, जो आपको चाहिए किस प्रेशर पे 0.5 होना है वो उसको हमने पी डैश मान लिया, और पी डैश के लिए ही सॉल्व करेंगे इस पूरी इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन को। ओके, तो आपने चला दिया तो पी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 0.125 एटमोस्फेयर। मतलब ये जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा था, जिस वेसल में एस्टेब्लिश हो रहा था, जिसके अंदर इस इक्विलिब्रियम का टोटल प्रेशर 1 एटमोस्फेयर रह रहा था, अगर इस इक्विलिब्रियम का टोटल प्रेशर आप 1 एटमोस्फेयर से 0.125 एटमोस्फेयर कर दोगे ना, तो उससे क्या होगा, इक्विलिब्रियम ऐसे शिफ्ट शिफ्ट हो जाएगा कि उस टाइम अल्फा जो है उसकी वैल्यू 0.5 हो जाएगी। मतलब पहले 1 मोल में से 0.5 मोल ऑफ पीसीएल5 डिसोसिएट होके, सॉरी 0.2 मोल ऑफ डिसोसिएट होके 0.2 मोल ऑफ पीसीएल3 और 0.2 मोल ऑफ सीएल2 बनता था। अब क्या होगा, अब 0.5 मोल डिसोसिएट होके 0.5 मोल ऑफ पीसीएल3 और 0.5 मोल ऑफ सीएल2 बनेगा। अब ऐसा हो जाएगा इक्विलिब्रियम, बट केपी वही रहेगा, केपी की वैल्यू 0.0417 ही रहेगी। ओके, तो इसलिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था। ओके, आई होप कि आपको ये सारा समझ लग गया होगा। चलो जी, ये आपका होमवर्क है, न्यूमेरिकल्स, तो ये आप कर लेना। ओके, ऐसे ही न्यूमेरिकल हैं जैसे हम कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास एक और न्यूमेरिकल वाला टॉपिक है, इसके लिए एक रिलेशन है, गिब्स फ्री एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी थी ना गिब्स फ्री एनर्जी। अब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा पूरा प्रॉपर। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इनके बीच में भी रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी। एल एन क्या है, लॉग बेस ई। बट आपके पास लॉग बेस ई वाला नहीं चलता, टेबल लॉग बेस 10 वाले होते हैं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर देंगे। लॉग बेस ई और लॉग बेस 10 में क्या रिलेशन होता है, लॉग, ये सिंपल लॉग, लॉग इज इक्वल टू 2.303 लॉग 10। मतलब अगर आपने लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना हो ना, लॉग बेस 10 को लॉग लिखते हैं और लॉग बेस ई को एल एन लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एल एन का मतलब होता है लॉग बेस ई, और लॉग का मतलब होता है, बुक में ऐसे लिखा होता है, लॉग बेस 10। ठीक है, ई क्या है, ई भी एक नंबर ही होता है। ई की वैल्यू कितनी होती है, 2.71 समथिंग होती है इसकी वैल्यू। ओके, क्लियर। लॉग का मतलब मैं शायद मैंने आपको एक बार पहले समझाया हुआ है, अगर नहीं समझाया हुआ तो किसी दिन डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो वैसे अभी जान लो कि लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ओके, और लॉग बेस 10 को सिंपल लॉग लिखते हैं और लॉग बेस ई को एल एन करके लिखते हैं। बोलते लॉग ही है इसको, बट लॉग बेस ई बोलते हैं इसको। ओके, तो आपके पास डेल्टा जी और केसी के बीच में रिलेशन यही है। ओके, बट अगर आप यहाँ पे लॉग को लॉग बेस 10 वाले में कन्वर्ट करो तो क्या बन जाएगा, लॉग 2.303 से मल्टीप्लाई हो जानी है ना, तो ये बन जाएगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। ओके, ये रिलेशन है गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। ओके, तो बस अब इस रिलेशन को यूज करके कई बार केसी निकालना आता है, कई बार केसी निकालना, केसी से हमने डेल्टा जी निकालना होता है। ओके, जैसे इसके लिए सैंपल प्रॉब्लम नंबर 1 है, एनसीईआरटी सॉल्व प्रॉब्लम है ये। The value of delta G naught for the phosphorylation of glucose in the glycolysis is this. डेल्टा जी की वैल्यू दी हुई है, फाइंड केसी है 298 केल्विन। बस डेल्टा जी की वैल्यू आपने किलो जॉल ऐसा यूनिट्स में लेनी है। ओके, तभी केसी की वैल्यू सिंपल आएगी। तो डेल्टा जी की वैल्यू 13.8 किलो जॉल पर मोल आई, तो उसको किलो जॉल को जाउल में कन्वर्ट कर दिया, कितना बना 13.8 इंटू 10⁻³ जाउल पर मोल। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। ओके, ये डेल्टा जी की वैल्यू आपकी आ गई। बस इस एक्सप्रेशन में आपने लॉग वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा जी की वैल्यू पुट कर दी 2.303, माइनस में यहाँ पे आर की वैल्यू 8.314 जाउल पर केल्विन पर मोल। जाउल वाली क्यों पुट करनी है, तभी जाउल से जाउल कटेगा ना।
ओके, आर की वैल्यू 8.314 पुट कर दिया आपने, टेम्परेचर 298 केल्विन, और लॉग केसी, लॉग केसी तो निकलेगा नहीं, केसी के लिए तो आप सॉल्व कर रहे हो, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो लॉग केसी के लिए वैल्यू कितनी आ गई, लॉग केसी कम्स आउट टू बी -2.4186। तो इसका एंटी लॉग लेना पड़ता है, अगर आपने केसी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना तो आपको दोनों साइड एंटी लॉग लेना पड़ना है। अब एंटी लॉग क्या होता है उसकी बात भी डिस्कशन बाद में करेंगे, अभी सिर्फ इतना जान लो एंटी लॉग लेना है, ठीक है। तो एंटी लॉग लोगे तो इससे यहां से आ जाएगा केसी, और इस नंबर का एंटी लॉग कितना बनता है 3.815 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से क्या पता लग गया कि केसी की वैल्यू कितनी है 3.815 इंटू 10⁻³। दैट्स योर आंसर। कैसे निकला, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ओके, यहाँ इसके दोनों साइड आपने एंटी लॉग लिया। ओके, और अगला क्वेश्चन केपी और केसी के रिलेशन वाला ही है, ये इसका क्वेश्चन नहीं है, ये केपी और केसी के रिलेशन वाला क्वेश्चन है, ये आप देख लेना बाद में। ये वाले तो हम कर ही चुके हैं, केपी और केसी के रिलेशन वाले, ये वाले जिसमें डेल्टा एन की वैल्यू निकालनी होती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कल हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है। ओके, आज के लिए इतना ही।